दुनिया की तीसरी सबसे एडवांस इकोनॉमी, जहां आपको 90 साल के बूढ़े चलते फिरते नजर आएंगे। टॉप क्वालिटी एजुकेशन, जीरो क्राइम रेट और हर तरफ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जापान को एक आइडल देश बनाते हैं। लेकिन इस तरक्की के पीछे बहुत ही खतरनाक सच छुपा हुआ है, ऐसा सच जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि जापान एडवांस इकोनॉमी कैसे बनी और इसके पीछे रीजन क्या थे। दोस्तों, वैसे जापान का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए इसे 4 अलग अलग पार्ट्स में समझते हैं। पहला एंशिएंट जापान, जो शुरू होता है 300 बीसी से 588 एडी तक, जब यहाँ पर जीमू नाम के इंपीरियल राज करते थे। दूसरा है क्लासिक जापान, जो शुरू होता है 538 एडी से 1185 तक। इस दौरान जापानीज राजाओं में काफी छोटी मोटी नोकझोंक भी हुई थी और जापान के कई अलग हिस्से किए गए थे, जो 1185 से 1667 तक चला था। दोस्तों, हम जापान के इसी इतिहास से शुरू करते हैं, जब 1185 में जापानी राजाओं की ताकतें कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि जापान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। इसके बाद 1603 में टोकुगावा शोगुन्स जापान के राजा बने। इसी दौरान इन्होंने तय किया कि कोई भी पर्शियन और वेस्टर्न देश जापान के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करेगा, और जापान में आने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि पुर्तगाली लोग यहाँ से अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। इसी दौरान समुराई भी अस्तित्व में आए, जो अपने शहर और देश की रक्षा करते थे। 250 सालों तक जापान बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहा, पर 1850 में वेस्ट में यूरोपियंस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सभी कॉन्टिनेंट्स को अपने कब्जे में कर रहे थे। सभी वेस्टर्न देश जापान से बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए 1853 में कमांडर मैथे पेरी अपनी बड़ी नेवी सेना के साथ जापान पहुंचे। उन्होंने जापानीज लोगों को खुली धमकी दी कि या तो हमसे बिजनेस करो और नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब 250 साल से जापानीज आर्मी, जिनके पास हथियार के नाम पर तलवार और तीर कमान थे, वो एडवांस राइफल और तोपों की शक्ति देखकर डर गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अपनी तलवारों के दम पर युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही सरेंडर कर दिया और दोनों के बीच कई समझौते हुए। लेकिन जापानीज लोग एक बात अच्छे से समझ चुके थे कि पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए जापान के 122वें इंपीरियर मुत्सुहितो ने यूरोपियन सभ्यता को अपने देश में समर्थन किया। इसके बाद जापानीज एजुकेशन सिस्टम में बहुत से बदलाव किए गए। साथ ही अंग्रेजों ने रेलवेज का भी काम शुरू कराया, जिसे देखकर आम जापानीज लोग भी मानने लगे कि देश डेवलप हो रहा है। लेकिन इंपीरियर के बड़े लोगों को अपनी सभ्यता खत्म हो जाने का डर होने लगा, जिससे देश में अंदर ही अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू हो गई। 27 जनवरी 1868 में वॉशिन वॉर शुरू हुई। ये जंग असल में जापान के इंपीरियर और जापान के शोगुनेट्स के बीच हुई थी, जिसमें शोगुनेट के 1500 सैनिकों और समुराई ने मिलकर टोक्यो पर हमला कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ राजा की सेना के पास एडवांस वेपन और वेस्टर्न सैनिक भी थे। एक साल में ये जंग खत्म हुई और मेजी रेस्टोरेशन की शुरुआत हुई, जिसमें देश की सभी पावर्स अब इंपीरियर मुत्सुहितो के पास थी। दूसरे नए मॉडर्न कानून बनाए गए, जिसे मॉडर्न जापान कहा गया, क्योंकि इंपीरियर ने वेस्टर्न तकनीकों और एडवांस टेक्नोलॉजी से जापान को खूब तरक्की कराई। जैसे आर्मी को सेंट्रलाइज किया गया, समुराई की पावर खत्म कर दी गई, जापानीज नेवी को भी खूब मजबूत किया गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ। लेकिन जापान में खेती के लिए जमीन न होने की वजह से कच्चे माल को दूसरे देशों से लेना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीनी एरिया को बढ़ाने के लिए 1894 में चाइना से जंग छेड़ दी और जापान ने चीन को हराकर पूरे कोरियन पेंसिल्वेनिया को अपने कब्जे में कर लिया। और 1904 में रूसो जापानीज वॉर में रशियंस को भी हरा दिया। 1912 में इंपीरियर मुत्सुहितो के देहांत के बाद यारीहितो सम्राट बने। अब तक जापान प्रशांत महासागर के बड़े एरिया को अपने कब्जे में कर चुका था। चीन का 1/3 हिस्सा, मंचूरिया और इधर ऑस्ट्रेलिया तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। पूरे एशिया में जापान अब बहुत बड़ी ताकत बन चुका था और ये ताकत की भूख बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में वो यूरोपियंस के ही खिलाफ हो गया। हालांकि पहले विश्व युद्ध में जापान इनके संग था। जापानीज आर्मी बहुत ताकतवर हो चुकी थी, लेकिन 7 दिसंबर 1941 में गलती करते हुए अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें हजारों अमेरिकन सैनिक मारे गए थे। अमेरिका ने जापानीज नेवी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वहीं अमेरिका के 1 लाख सैनिक जापानीज आर्मी ने खत्म कर दिए। जापानीज आर्मी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए अमेरिका चाहता था कि सोवियत संघ भी इन पर अटैक करे और स्टालिन ने भी जंग की सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन अमेरिकन को लगा कि स्टालिन अगर ईस्ट एशिया तक पहुंच गया तो सोवियत बहुत ताकतवर हो जाएगा। इसी बीच अमेरिका में 1945 में एटम बॉम्ब का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिरा दिया। पर जापान अभी भी झुकने को तैयार नहीं था। स्टालिन इस हमले से समझ चुका था कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने भी जल्दबाजी में जापान के खिलाफ मंचूरिया में हमला कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जापान नहीं माना, तो अमेरिका ने एक और फैटमैन नाम का एटम बॉम्ब नागासाकी में छोड़ दिया। दोस्तों, अमेरिका ने एटम बॉम्ब कैसे बनाया, इसकी जानकारी के लिए आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें।
परमाणु हमले के बाद भी जापानी इंपीरियर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों का कहना था कि दूसरी ओर से स्टालिन आ रहा है, यानी कम्युनिज्म आ रहा है, और अगर जापान स्टालिन के हाथ लगा तो राजशाही तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जिस सुझाव की वजह से जापानीज इंपीरियर ने 15 अगस्त 1945 में अमेरिका को आत्मसमर्पण कर दिया। आज जापान में पार्लियामेंट और इंपीरियर दोनों ही हैं, लेकिन इंपीरियर अब नाम के लिए ही रह गया है। परमाणु हमले से उजड़ चुके जापान की अमेरिका ने खूब सहायता दी और नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। 1980 आते आते पूरी दुनिया की नजरें जापान पर टिकी थी, क्योंकि सभी का मानना था कि अगली सुपर पावर जापान बनेगा। असल में अमेरिकन लोगों का मानना था कि जापान आने वाले कुछ सालों में उसे रिप्लेस कर देगा। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सी फिल्में भी बनाई गई हैं, जैसे राइजिंग सन, ब्लेड रनर और डाई हार्ड। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जापानीज इंडस्ट्री पूरे अमेरिका को अपने कब्जे में कर लेगी। ऐसा मानने की वजह सिर्फ जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो पिछले कुछ सालों में जापान ने बहुत तेजी से हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉड्यूल से काफी अच्छा था। जापानीज स्टॉक मार्केट भी बहुत तेजी से ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल पूरी दुनिया में बिक रही थी। उस वक्त जापान के लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जापान में लगभग सभी जॉब्स लाइफ टाइम होती हैं। 1990 तक जापान दुनिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन इसी दौरान जापान के स्टॉक मार्केट 43% नीचे गिर गए। जमीनों के भी रेट 50% नीचे चले गए, क्योंकि लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने काफी ज़ॉम्बी कंपनीज बनाई थी, जो कई साल पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी, लेकिन बैंक से लोन मिलने की वजह से वो बंद ही नहीं की गई। जापान की मार्केट इस तरह से नीचे गिरी थी कि अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। दोस्तों, इसकी वजह सिर्फ यही नहीं थी, क्योंकि जापान में किसी का भी कॉर्पोरेट करियर शिशोकु कट्सुडो से शुरू होता है। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सभी बड़ी कंपनीज सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करती हैं, जिससे शिशुनक्यो पॉलिसी के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम जॉब मिलती है। वो नौकरी नहीं बदल सकता। यह कोई लॉ नहीं है, पर यह अब जापान का कल्चर बन चुका है, क्योंकि जॉब स्विच करने वाले को कोई दोबारा नौकरी नहीं देता। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सभी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग बंद कर दी और अगले 13 सालों तक यह हायरिंग बंद ही रही। अब वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे, उन्हें अगले 13 सालों तक कोई नौकरी नहीं मिली, और जब 2004 में हायरिंग दोबारा शुरू हुई तो वो लोग पहले ही 30 से 40 साल के हो चुके थे, और कोई जापानीज कंपनी उन्हें रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते हैं। लगभग 2 करोड़ लोग, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है, ये लोग बेरोजगार थे। इसी जनरेशन ने लो कॉस्ट पे जॉब्स भी करी, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर ही डिपेंड हैं। मतलब 30 से 40 साल के लाखों लोग आज भी अपने पेरेंट्स के पैसे पर गुजारा कर रहे हैं, जिन्हें हिकिकोमोरी कहा जाता है। वेल दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।